ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना गीता गीत। तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे ये पूरा पैराग्राफ। इधर क्या कहता है, गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुंह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। ठीक है, तो बेसिकली विरह विरह वेगवती, ठीक है, ये इन सबको मैं आपको मतलब बताऊंगी, व्याख्याएं पर आ जाता है। तो देखो, कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, जब वाटरफॉल जब बहता है कितना प्रिटी लगता है, तो कविता में इस पार्ट में कवि ने इसी चीज का वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को अच्छी गंदी लग रही, नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। तो देखो, पैरा में लिखा था ना तेज गति मतलब होता है बहुत तेज स्पीड। ठीक है, तो जब नदी बहती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बिछड़ गई है, जिसके दुख में वह बड़ी तेजी से जलती जा रही है, बहती जा रही है, और अपना दुख कम करने के लिए वह किनारों से जो तट है उनसे कुछ कहती जा रही है। कवि कहता है कि किनारों के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है। एक तट के पास एक गुलाब था, वह देख रहा था और मन में सोच रहा था कि अगर भगवान ने भी मुझे बोलने की शक्ति दी होती, अगर मैं भी बोल पाता, तो वह भी पुरानी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता, तो वो भी पूरी दुनिया को क्या करता, अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। तो झरना मतलब वाटरफॉल, वह भी तेज तेज क्या हो रहा है, बह रहा है, और गुलाब किनारे चुपचाप में खड़ा है और ये सब देख रहा है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या कहा गया है, कवि बेसिकली नदी बह रही है जो और इतनी तेज स्पीड से बह रही है कि ऐसा लग रहा है दैट वो किसी के दुख में है, और तेज स्पीड से बहती जा रही है और किनारों को कुछ कहती जा रही है, और जो वाटरफॉल है वो भी बहता जा रहा है तेज स्पीड से। और हमारा गुलाब सोच रहा है कि अगर विधाता ने, अगर भगवान ने मुझे भी बोलने की शक्ति दी होती, तो मैं भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुना रहा होता। तो इधर कवि कहता है कि जो मेरा गीत सुंदर, या जो प्रकृति का जो बोल नहीं सकता अगीत, वो सुंदर है। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में शुकी बैठी अंडे है सहती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पंड से छंकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में संकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मृग शुकी का पार है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो व्याख्या पे आ जाते हैं। तो कवि के इस भाग में कवि तोता, ठीक है, तोता और मादा तोता के प्रेम, मादा तोता तो जो स्त्रीलिंग तोती का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। समझ में आया। तो वह किस डाल पे बैठा हुआ है, किस डाली पर बैठा हुआ है जो उसे छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे सेह रही है। मादा होता है उसकी जो स्त्रीलिंग है, वह क्या कर रही है, अपने अंडे को सहला रही है, गर्म कर रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों को स्पर्श करती है, तो तोता गाने लगता है। तो इधर जो है क्या कहता है, एक सेकेंड। तो देखो, इधर जो तोता है वो ये कहता है कि जब जो क्या है, सूर्य की किरणें हैं, वो पत्तों से छनकर मतलब पत्तों को चीरते हुए तोतों के पंखों का स्पर्श करती है, तो तोता गाने गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा मतलब उसकी स्त्रीलिंग भी गाना गाना चाहती है,
लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है, पूरे वन मतलब पूरे जंगल में गूंज रहा है, और इधर उसकी माता उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है, इतना खुश है। अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहे हैं, मेरे द्वारा गीत गाया सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला अगीत सुंदर है। समझ में आया? काव्यार्थ सीन पे आ जाते हैं। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यही खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की बिधना यूं मन में बुनती है। वह गाता है पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। व्याख्या पे आ जाते हैं। कविता के इस भाग में कवि ने पहले उसमें किसका किया था? पहले उसमें वो कर रहा था, किसका था? नदी का, ठीक है। दूसरे उसमें तोता तोती का। तीसरे उसमें वो कर रहा है दो प्रेमियों का, जिसका वर्णन करते हुए कहता है कि वन में दो प्रेमी रहते हैं, जंगल में, वन मतलब जंगल में दो प्रेमी रहते हैं। दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है, ठीक है, जब कोई ऐसा फोक सॉन्ग गाता है, तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से जंगल की ओर खींच आती है। समझ में आया ना? वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत को हिस्सा क्यों नहीं बनती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन प्रसन्नता से फूले नहीं समाता। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गीत गाया सुंदर या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत। समझ में आ गया आपको? इसका अब मैं जरा समरी करवाती हूँ, सो दैट हमें चैप्टर का अच्छी तरह से ब्रीफ इंट्रो मिल जाए। दोबारा प्रस्तुत कविता गीत अगीत में कवि ने प्रकृति की सुंदर के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है, जैसा कि आपने देख लिया। कविता के प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। जब वो तेजी से बह रही है तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ही क्या है? गीत गा रही है। ऐसे में लगता है वह अपने दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। किनारे के पास में ही एक गुलाब सब चुपचाप देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे वे बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। कविता के दूसरे भाग में कविता तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडे सहला रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छिनकर तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना जाती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट रह जाता है और मुंह से कुछ नहीं निकलता। मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है। कविता के तीसरे भाग में दो प्रेमियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दोनों प्रेमियों में से जब एक प्रेमी शाम के समय कोई लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खींच चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गीत सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। कवि यह सब देखकर सोच रहे कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा ना गा सकने वाला गीत सुंदर है। इसी के साथ ही हमारी ये जो छोटी सी 3 स्टैंजा वाली पोम थी ये कंप्लीट हो जाती है।